चलिए जीएसटी देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 9 पे बात कर रहे थे, तो उसमें आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सारे पॉइंट्स? छोटा सेक्शन नहीं था। अब इसके बाद जो अगली स्टोरी है आगे की, चैप्टर नंबर 3, इट इज सेक्शन नंबर 10। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। ठीक है, इस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ टर्म्स है जो मुझे आपको समझाना है, फिर मैं वो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो वो टर्म्स क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो जीएसटी की जो बात हो रही है उसमें हमने देखा था सप्लाईज। तो सप्लाई के ऊपर हम बात कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 7, शेड्यूल 1, 2, 3 वो सब हमने देखा। अब इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वो एक बार समझना। एक टर्म है उसको बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। वैसे एक दूसरा टर्म है, इसको बोलेंगे एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तीसरा एक टर्म है जीरो रेटेड सप्लाई, और एक और टर्म है नील रेटेड सप्लाई। नील का मतलब जीरो ही होता है, नील रेटेड सप्लाई। जैसे अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। अब ये टर्म्स अगर स्टार्टिंग से क्लियर हो तो फिर आगे पूरे जीएसटी में थोड़ा सही रहता है। तो सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको कंटेंट नोट्स में लिखा हुआ चाहिए तो पेज 51 पे है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे इस चैप्टर में सेक्शन नंबर 10 और 11 दो पॉइंट्स हैं, तो 11 के बाद ये दे रखा है, तो लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। 51 पेज पे देख लो। ठीक है, ये सारे टर्म्स। अब एक एक करके समझ लेते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज वो हैं जिनके ऊपर इफेक्टिवली जीएसटी लग रहा है, चाहे वो 5% रेट पे लग रहा हो या 12 पे, 28 पे। तो जिनके ऊपर आप जीएसटी एक्चुअल में पे कर रहे हो, जो जीएसटी एक्ट में कवर्ड है, वो सारे टैक्सेबल सप्लाईज है। इनके ऊपर जीएसटी टैरिफ में कुछ ना कुछ रेट मेंशन किया हुआ होगा। सिंपल स्टोरी हो गई। अब बाकी चीजें समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे नील रेटेड सप्लाई पहले ले रहा हूँ। नील रेटेड मतलब वो जहाँ टैरिफ में लिखा है 0%। आपको ध्यान होगा अपन ने जो रेट्स देखे थे वो 0% से लेके 40% तक जाते हैं। 28, 18, 12, 5, 3%, 0.25, ये सब रेट्स थे। तो जिन चीजों के आगे टैरिफ में 0% स्पेसिफिक लिखा है उनको हम क्या बोलते हैं? नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड मतलब 0%, सिंपल। नेक्स्ट, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब अगर आप इस सप्लाई को टैरिफ में जाके देखोगे, जीएसटी टैरिफ में, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ रेट होगा। 5% होगा, 12% होगा, 18% होगा, कोई भी रेट हो सकता है। लेकिन एग्जेम्पशन के लिए डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया होगा। नोटिफिकेशन का मतलब है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जिसमें चीजें क्लैरिफाई की होती है कि भाई क्या रूल होगा और क्या नहीं होगा। तो जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है उस पर मान लो 5% जीएसटी लगता है, टैरिफ में लिखा है 5% जीएसटी, लेकिन नोटिफिकेशन ऐसा बोलता है कि फिलहाल हम इस पे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए आपको मना कर रहे हैं, मत करो। एग्जेम्पशन दे दिया, मतलब टेक्निकली उस पे जीएसटी लगता है, टैरिफ में लिखा है, लेकिन नोटिफिकेशन में हम स्पेसिफिकली मना कर रहे हैं कि आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्ट का मतलब कि रूल फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा, आपको अलाउ कर रहे हैं, स्पेशल परमिशन दे रहे हैं। तो ये स्पेशल परमिशन जो है वो नोटिफिकेशन की बेसिस पे दी जाती है, और ऐसे सप्लाईज को हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो एक्चुअली में एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे टैरिफ में कुछ ना कुछ जीएसटी का रेट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो आपको ना इन दोनों टर्म्स में शायद डिफरेंस भी समझ आया हो। नील रेटेड में तो लिखा ही है 0%, तो उसमें नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। एग्जेम सप्लाई में कुछ ना कुछ रेट लगाया होता है, समझ आ रही? कुछ ना कुछ रेट लगाया होता है और नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट किया होता है। तो टेक्निकली डिफरेंस आ जाता है। इफेक्टिवली तो दोनों में जीएसटी कलेक्ट नहीं होता, ना इसमें जीएसटी कलेक्ट होता है ना इसमें। लेकिन कलेक्ट ना होने का रीजन क्या है? रीजन इज डिफरेंट। यहाँ 0% और यहाँ पे नोटिफिकेशन। बात समझ आ गई? क्लियर? अब ये टर्म बचा जीरो रेटेड सप्लाई। इसका जो रेफरेंस है वो आपको मिलता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड नॉट सीजीएसटी एक्ट। रेफरेंस अलग है, डेफिनेशन होती। सीजीएसटी एक्ट में डेफिनेशन का सेक्शन नंबर 2 है जो बीच बीच में आ रहा था, इसका अपन ने इतना बड़ा टेबल रखा है, तो वो सेक्शन 2 अलग हो गया, वो सीजीएसटी एक्ट हो गया। मगर जीरो रेटेड सप्लाई एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको इस सेक्शन में मिलेगा, डेफिनेशन वहां पे मिलेगी। अब जीरो रेटेड है क्या? अगेन एक जैसा लग रहा है, बोले सर नील रेटेड और जीरो रेटेड में क्या फर्क हुआ? फिर
ये एक बोलते डेफिनेशन वाला टर्म है, इसको आपको 0% सप्लाई से रिलेट नहीं करना है, इसको अलग रखना है। अब इसमें क्या क्या आता है वो समझो। जीरो रेटेड सप्लाई में दो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कवर होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है एक्सपोर्ट। आउट ऑफ इंडिया जब आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। रीजन बीइंग कि एक्सपोर्ट्स हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है, जरूरी है, इससे इकोनॉमी इंप्रूव होती है, हमारा रुपया स्ट्रांग होता है, डॉलर वीक होता है। तो अगर एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा तो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज जो है, चाइना हो गए या अदरवाइज हो गए, वो बेटर डील ले जाएंगे और सारे कस्टमर वहां चले जाएंगे। तो कंपटीशन में सरकार क्या करती है, टैक्स नहीं लगाती। तो आउटपुट पे, एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी नहीं है। तो एक्सपोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज। एक्सपोर्ट के ऊपर आपको कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिक, एक्सपोर्ट्स की बात की है। दूसरा एक टर्म है सप्लाई टू एसईजेड जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये भी इंडिया के बाहर ही माना जाता है, टेक्निकली ये भी एक्सपोर्ट ही है। तो दो एग्जांपल स्पेसिफिकली कवर किए, एक्सपोर्ट्स एंड एसईजेड, और ये दोनों चीजें हम जो है जीरो रेटेड सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर करते हैं। क्लियर समझ आ गया? तो ये डिफाइंड टर्म है, दिस इज अ डिफाइंड और अ कॉइंड टर्म जहाँ पे स्पेसिफिक बोला है कि व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट्स एंड एसईजेड। अब इसमें आप 0% वाले सप्लाई या और कोई सप्लाई अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। ये टर्म के अंदर जो डिफाइन किया है उसके बाहर आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। दो ही एग्जांपल्स है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई, तो आपको स्पेसिफिक ये दो चीजें समझानी पड़ेगी। इसमें आप अगर वो भी लिख के आ गए 0% वाले गुड्स तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यही गुड्स अगर लोकल मार्केट में बिके तो इस पर जीएसटी हो सकता है, बट क्योंकि आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो कहाँ सेल हो रहा है उसके बेसिस पे ये चीज डिसाइड होगी। तो अब ये सारे टर्म्स का डिफरेंस समझ आ रहा है? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? अब दूसरे एंगल से बात कर लेते हैं। एंगल है अपना आईटीसी वाला, इनपुट टैक्स का क्रेडिट। तो जहां टैक्सेबल सप्लाईज है, जहां मैंने पीछे जीएसटी भरा है, तो मैं आगे वाले से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो उसमें आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा। जैसे टैक्सेबल सप्लाईज है तो इसमें तो आईटीसी क्लेम करने को मिलता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बात समझ आ रही? लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाईज में आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलता है, बिकॉज आप कस्टमर से तो आईटीसी ले नहीं रहे, जीएसटी ले नहीं रहे। तो फिर इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम किसके सामने करोगे? जो सामान आप बेच रहे हो उस पर जीएसटी कलेक्ट करोगे? नहीं करोगे। तो जो सामान खरीदा है उस पर जो जीएसटी भरा है उसका सेट ऑफ करोगे किसके सामने? जब आउटपुट टैक्स ही नहीं आएगा तो इनपुट टैक्स माइनस किसके सामने होगा? तो बोला एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में क्योंकि हम आउटपुट पे कोई टैक्स कलेक्ट करते नहीं है, तो इनपुट के ऊपर हम कोई क्रेडिट देंगे नहीं। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में आईटीसी नहीं मिलता, ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि फिर वो इनपुट टैक्स आपकी कॉस्ट बन जाता है। सप्लाई चेन में हर कोई अपना बर्डन आगे पास ऑन करता है, आगे बर्डन पास ऑन नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। वही प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में आपको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलता है। नील रेटेड सप्लाई भी वैसा ही है, इफेक्टिवली उसमें भी आपको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई में आईटीसी क्लेम करने को मिलता है, समथिंग अगेन डिफरेंट। सर अभी जीरो रेटेड सप्लाई तो एक्सपोर्ट्स है, उस पर तो जीएसटी कलेक्ट हो ही नहीं रहा, फिर उस पर कैसे आईटीसी मिलेगा? दो रास्ते हैं इसके। एक सिंपल रास्ता अभी बता देता हूँ, रिफंड। सरकार ऐसा बोलती है कि देखो आप एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी की मदद कर रहे हो, तो बोला हाँ चलो अच्छी बात है, हम एक्सपोर्टर्स हैं, वी आर हेल्पिंग द इकोनॉमी, तो हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना, ये बात भी समझ आती है। लेकिन फिर जब इनपुट टैक्स की बात आई तो सरकार ने क्रेडिट देने से मना कर दिया। अब पता है एक्सपोर्टर को क्या लगेगा, बोले मैं बेवकूफ हूँ, देश की प्रगति करने के चक्कर में अपना खर्चा बढ़ा रहा हूँ, मेरा इनपुट टैक्स जो मैं लोकल मार्केट में प्रोडक्ट बेचता तो मुझे सेट ऑफ मिल जाता ना, वो जीएसटी मेरी जेब से जो गया वापस आ जाता। बट क्योंकि एक्सपोर्ट किया तो मेरा इनपुट टैक्स जो है वापस नहीं मिला मुझे, मेरी तो कॉस्ट बन गई। तो अल्टीमेटली पता है प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, मेरी कॉस्ट में चला गया वो। तो देश की इकोनॉमी सुधारने के चक्कर में मैं मेरी इकोनॉमी खराब कर रहा हूँ। भाई एक्सपोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपन लोकल में बेचेंगे, जिसको एक्सपोर्ट करना है करे, मैं नहीं करूंगा। मैं तो लोकल मार्केट में बेचूंगा, जीएसटी कलेक्ट करूंगा, अपना जीएसटी निकालूंगा, मेरा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स कोई करेगा ही नहीं, और अगर ऐसा होगा तो फिर इकोनॉमी कहाँ जाएगी वो अपने को देखना है। गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम लोग ऐसा मत करो, एक्सपोर्ट भर भर के करो, जितना हो सकता है एक्सपोर्ट करो, जितना तुम्हारा इनपुट टैक्स गया है वो हम तुम्हें रिफंड कर देंगे, हमसे वापस ले जाना। अब कोई परेशानी नहीं सर, उल्टा एक्सपोर्ट में मार्जिन ज्यादा है, एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे होता है भाई, जो बिजनेस पर्सन तो अपना फायदा नुकसान देखता है ना, वो देश का नुकसान देखेगा अपना देखेगा, अपना ही देखेगा ना। पहले वो देश की सेवा करेगा, खुद नुकसान में जाएगा तो ये सेवा कितने दिन चलेगी? एक दिन तो बिजनेस बंद ही हो जाएगा। तो इसलिए उनको बोला कि तुम रिफंड ले जाना। अच्छा ऐसा कुछ हो कि जैसे मैं एक एक्सपोर्टर भी हूँ
और मैं लोकल मार्केट में भी सामान बेचता हूँ, पॉसिबल है या नहीं? कि खाली एक्सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर सकता है? बेच सकता है ना। मैं लोकल मार्केट में भी सेल करता हूँ और मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ। अच्छा, लोकल मार्केट में जो सेल होती है उस पर जीएसटी कलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। जो एक्सपोर्ट करूंगा उस पर नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि अगर आप दोनों जगह सप्लाई करते हो तो आप ना एक्सपोर्ट्स पे आपका जो इनपुट टैक्स गया ना वो आप लोकल सेल्स के आउटपुट टैक्स के सामने सेट ऑफ कर लेना, हमें प्रॉब्लम नहीं। अब ये बात मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझा देता हूँ, तो नंबर्स यूज कर लेते हैं। जो सेल्स आप करते हो ना उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, लोकल और एक्सपोर्ट, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। लोकल सेल है आपकी सपोज 100 लाख या 1 करोड़, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हो वो आपका 200 लाख, ये कुछ नंबर्स यूज कर लेते हैं। तो इसके ऊपर तो आप जीएसटी कलेक्ट करोगे ना। मान लो जीएसटी 12% है, तो आपने 12 लाख रुपए जीएसटी कलेक्ट किया एट 12%, तो ये 12 लाख रुपए क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। क्लियर, समझ आ रहा है? अच्छा, इसके ऊपर नो जीएसटी, कुछ भी कलेक्शन नहीं आया होगा, चलेगा, यहाँ तक क्लियर? टोटल आउटपुट टैक्स जो आपके पास इकट्ठा हुआ हो कितना? 12 लाख रुपए, ये चीज हो गई। अच्छा, ये लोकल में आपने जो भी सेल किया होगा उसमें आपने जो गुड्स प्रोक्योर किए होंगे उसमें कुछ इनपुट टैक्स गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा। मान लेते हैं उसमें आपका इनपुट टैक्स गया है 4 लाख रुपए, अज्यूम कर लो, कुछ भी नंबर हो सकता है। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट किया आपने गुड्स वो भी कहीं से प्रोक्योर किया होगा, तो उसमें भी इनपुट पे तो टैक्स लगा होगा ना, क्योंकि आपने लोकल एरिया से गुड्स प्रोक्योर किए हैं और अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो लोकल एरिया वाले वेंडर ने तो आपसे जीएसटी लिया ही होगा, उसको क्या पता आगे आप क्या कर रहे हो। अब आप आगे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसमें इनपुट टैक्स तो आपका गया होगा। मान लेते हैं आपका इनपुट टैक्स इसमें गया है 6 लाख रुपए, बात समझ आई? गवर्नमेंट अब ये बोल रही है कि देखो, लोकल सेल्स में से आपने 12 लाख रुपए इकट्ठा किया, आप एक काम करो, उसके सामने आईटीसी ले लो, और जो आईटीसी है ये वाला तो आप लोगे ही लोगे डेफिनेटली, आमने सामने सेट ऑफ होगा 4 लाख रुपए, तो ये तो आप ले लो, ये वाला भी ले लो। बोलो, अब कोई दिक्कत है? आपको तो सेट ऑफ मिल ही रहा है ना। मतलब पता क्या हो रहा है, आउटपुट टैक्स एक ही जगह कलेक्ट हो रहा है, लेकिन इनपुट टैक्स दोनों सेट ऑफ हो रहे हैं। बात क्लियर हुई? इस तरीके से ये वाला 4 लाख रुपए कौन सा इनपुट टैक्स है? लोकल सप्लाईज में जो आपने चुकाया। ये वाला 6 लाख कौन सा इनपुट टैक्स है? जो एक्सपोर्ट सप्लाईज में आपने चुकाया। बट गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि इस आउटपुट टैक्स के सामने आप दोनों क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफंड दे या सेट ऑफ करा ले, सरकार के लिए तो एक ही बात है ना। तुम सेट ऑफ ही कर लो ना, जब तुमने 12 लाख इकट्ठा किया ही है उसमें से माइनस कर लो। अदरवाइज पता है क्या होता है, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होगा, 12 के सामने 4 मिलेगा 6 नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते पता है, एक तरफ आप उनको बाकी का 8 लाख रुपए चुकाते, फिर आप दूसरी तरफ सरकार के पास जाते, सर वो 6 लाख रिफंड दे दो ना। अरे तो डबल डबल क्यों मेहनत कर रहे हो? 8 लाख भर के 6 लाख रिफंड लेने, तो अल्टीमेटली 2 लाख जा रहे हैं ना, तो यहीं पे माइनस कर दो ना, खत्म करो ना। आई बात समझ में? ये दूसरा तरीका है एक्सपोर्ट्स पे जो आपका इनपुट टैक्स गया है उसको सेट ऑफ करने का। बट ये तरीका तभी काम आएगा जब ये पर्सन लोकल सेल्स भी करता हो और एक्सपोर्ट भी करता हो। मान लो आप ये लोकल सेल करते ही नहीं हो, सिर्फ एक्सपोर्ट करते हो, तो अब ये 6 लाख रुपए किसके सामने सेट ऑफ होगा? हो ही नहीं पाएगा। वहां क्या रास्ता बचता है? रिफंड का। कॉमन सेंस वाली चीज है। बोलो, बात समझ आ रही? तो या तो रिफंड या सेट ऑफ। मतलब इन शॉर्ट एक्सपोर्ट जो भी गुड्स हो रहे हैं, जो जीरो रेटेड सप्लाईज है, उसमें आपका जितना इनपुट टैक्स गया है वो आपको वापस मिलेगा, या तो रिफंड के फॉर्म में मिलेगा या किसी और ट्रांजेक्शन में सेट ऑफ हो जाएगा। बट आपकी जेब से नहीं जाएगा, आपका कॉस्ट नहीं बनेगा, तो प्रॉफिट मार्जिन पे थ्रेट नहीं है। इतनी चीज क्लियर? तो ये सारे टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए। अब देख लो, इसमें कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बोलो। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। तो आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना टैक्सेबल सप्लाई वर्ड में ये इंक्लूड हो जाता है आईटीसी के पॉइंट से। क्यों ऐसा? बिकॉज टैक्सेबल सप्लाई पे भी आईटीसी मिलता है, जीरो रेटेड सप्लाई पे भी आईटीसी मिल जाता है। बात समझ आ गई? तो टैक्सेबल सप्लाई मेनी टाइम्स इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई। अब जब ये पॉइंट आगे आएगा मैं आपको रिलेट कराऊंगा कैसा होता है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। डन? चलो, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज 51 पे टर्म समझाए हुए है ना, उसमें है। और थियरी अगर आपको इसकी देखनी है तो पेज 48 पे भी है। व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, 48 पे एक बार देख लो, मैंने समझा ही दिया। मतलब आप खाली थियरी रेफर कर लेना, कंसेप्ट मैंने बता दिया। व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई मिला, तो वो आंसर मैंने आपको इसमें समझा दिया। अब आप पढ़ोगे तो आपको लैंग्वेज से मेरा बताया हुआ कंसेप्ट रिलेट हो जाएगा। उसके बाद ना एक सेक्शन है नेक्स्ट पेज पे 49 पे,
वहां लिखा है सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, मिला? मैंने उसमें लिख दिया सेल्फ रीडिंग क्योंकि वो उतना टेक्निकली इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बात समझा देता हूँ। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है वो अभी हमने देखा कि सरकार नोटिफिकेशन के थ्रू आपके गुड्स के ऊपर जीएसटी माफ कर देती है, दैट इज एग्जेम्पशन, नोटिफिकेशन। अब एग्जेम्पशन यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल का मतलब ऐसा है कि सपोज कोई एक प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने टारगेट किया, लेट दैट प्रोडक्ट बी मोबाइल फोन, बोला भाई जो भी कंपनी मोबाइल फोन बना रही है या बेच रही है उस पे जीएसटी हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, मान लो ऐसा। तो अगर आप मोबाइल फोन बनाओगे तो भी आपके लिए भी सेम रूल है, मैं बनाऊंगा तो मेरे लिए भी सेम रूल है, मतलब जनरल एग्जेम्पशन है सबके लिए। कितनी बार स्पेसिफिक होता है, कंपनी टू कंपनी भी होता है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी होता है। ऐसा भी होता है सरकारी कंपनी अगर ये सामान बेच रही है तो जीएसटी नहीं लेगी तो चलेगा, बट प्राइवेट कंपनी बेच रही है तो लगेगा, ऐसा भी होता है। तो दैट इज अ स्पेशल एग्जेम्पशन, वो किसी पर्टिकुलर एंटिटी पे या पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर एंटिटी उस पर लगता है। लेकिन जनरल एग्जेम्पशन में कोई भेदभाव नहीं है, वो सबके लिए। तो ये डिफरेंशिएशन या सेक्शन 11 में समझाया। और अगर आपको सेक्शन की लैंग्वेज नहीं पढ़नी तो नेक्स्ट पेज पे डिफरेंस बिटवीन का कंपैरिजन वो देख लो, पेज 50 पे मिला। तो वो पूरा आंसर छोड़ के अगर आप ये टेबल पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। जनरल एग्जेम्पशन वर्सेस एग्जेम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर, ये टिक कर लेना। डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में एग्जाम में थियरी पूछ सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये थोड़ा मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि पहले आप पढ़ो, फिर कुछ डाउट आएगा तो लेके आओ, क्योंकि मीनिंग मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया, ठीक है। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन। बोलो यहाँ तक सब क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने सेक्शन 10 पे आते हैं, जो ओरिजिनल टॉपिक है। उसमें जहां जहां ये सब चीजें आएंगी आपको पता होंगी क्या चल रहा है। पेज 39 पे पहले स्टोरी समझ लेते हैं चल क्या रहा है, फिर सेक्शन की लैंग्वेज पे जाएंगे। तो थोड़ा सिंपल रखते हैं इसको। इसको बोलेंगे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का इंटेंशन क्या है वो समझना है। जैसे जो सप्लायर्स है उसमें ना कैटेगरी उन्होंने बना दी, स्मॉल स्केल सप्लायर्स, ऐसे सप्लायर जिनका पूरे साल का टर्नओवर या सेल्स एक लिमिट से कम है, छोटे सप्लायर है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये लॉज अप्लाई होते हैं ना, कंप्लायंसेस का काम आ जाता है, जो कहीं ना कहीं अपने को तो पता ही है कि भाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपके ऊपर ये चीजें कैसे वर्क कर रही है और आपको ये सब संभालना होता है। चलो जीएसटी वाला काम सीए का अपने हाथ में नहीं आता, बट बाकी लॉज तो अपने हाथ में आते हैं। अब आइडिया ये है कि कॉम्पोजिशन स्कीम उनका बनाने का इंटेंशन क्या था, छोटे सप्लायर्स को कंप्लायंसेस के झंझट से थोड़ा दूर रखो। उनको बोला है तुम बिजनेस पे ध्यान दो, रूल रेगुलेशन फॉलो करने पे ध्यान मत दो, क्योंकि सेल बहुत छोटा है, 20 लाख 25 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख। अब बोले सर ये छोटा होता है, तो एक्चुअली सेल की बात करो तो 50-60 लाख रुपए का पूरे साल का सेल बहुत बड़ा सेल नहीं है, क्योंकि उसमें मार्जिन तो आपका 10-15% ही होता है। तो 50 लाख का सेल में 15% प्रॉफिट भी कमा रहे हो तो साल का 7.5 लाख कमा रहे हो, और वो महीने का 60,000 होता है। तो 60 लाख सुन के बड़ा लगता है, तो 60,000 रुपये कुछ भी नहीं है, वैसी बात हो गई। तो 60 लाख रुपीज का टर्नओवर कोई बहुत बड़ा टर्नओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक लिमिट सेट कर दी, लिमिट रखी है 1.5 करोड़ रुपए की, 1.5 CR। अगर आपका पूरे साल का टर्नओवर 1.5 CR से कम है तो यू हैव एन ऑप्शनल स्कीम, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। अब बोले सर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में होता क्या है, आपको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं पर उसके सामने कुछ बेनिफिट्स आपको छोड़ने पड़ते हैं। एडवांटेज ये मिलता है कि आपको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सामान बेचो, जीएसटी मत कलेक्ट करो, समझ आए। तो एक पॉइंट ये हो गया कि भाई यहाँ पे अगर आप स्कीम में जाते हो, पहले तो ये स्कीम ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है आपको स्कीम में जाना है कि नहीं जाना है। दूसरा बोला अगर आप ये स्कीम में जाते हो, नो आउटपुट टैक्स, सेल पे जीएसटी कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ये फर्स्ट सिचुएशन। बट इसके साथ आता है एक ड्रॉबैक कि अगर आप जीएसटी ही कलेक्ट नहीं करोगे तो आईटीसी कैसे मिलेगा। तो फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है, नो आईटीसी अवेलेबल। तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि स्कीम आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। अगर आपको लगे यार सर आईटीसी नहीं मिलेगा फिर जेब से जाएगा, तो फिर हो भी सकता है कि आपको ये स्कीम फायदा ना दे। इसलिए बोला ना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आपको बेनिफिट हो तो स्कीम में जाओ, अदरवाइज मत जाओ। तो ये पूरा कैलकुलेटिव डिसीजन बन जाता है कि स्कीम में जाना है कि नहीं जाना, एक तो ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट भी है इसमें, आपको ना आउट ऑफ पॉकेट अपनी जेब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। कस्टमर से तो कलेक्ट कर नहीं रहे, लेकिन आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा आउट ऑफ पॉकेट। अब ये सुन के लगता है सर ये स्कीम किस तरफ जा रही है, ये किसके लिए स्कीम निकाली, हमारे लिए निकाली कि सरकार के लिए निकाली, समझ ही नहीं आ रहा।
आउटपुट टैक्स कलेक्ट मत करो जो कस्टमर की पॉकेट से जाता है, आईटीसी नहीं मिलेंगे तो नुकसान हो गया। अब बोल रहे जेब से जीएसटी भरो, मतलब जो सप्लायर है वो अपनी पॉकेट से भरे, तो इसमें सप्लायर का फायदा क्या है, तो उस पर भी बात करेंगे ये फायदा कैसे हो सकता है। बट पहले तो स्कीम समझनी कि स्कीम में हो क्या रहा है, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं। सामान बेचो, टैक्स मत कलेक्ट करो, इससे कस्टमर खुश होता है कि जीएसटी नहीं देना पड़ा, एक पॉइंट तो वो है। बट दूसरा ऐसा है कि सप्लायर का आईटीसी जो है वो गया, सेट ऑफ ही नहीं कर पाएगा, तो उसका चुकाया हुआ इनपुट टैक्स उसकी कॉस्ट बन जाता है। और तीसरा आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ता है। अब ये जो आउट ऑफ पॉकेट वाला है ना, ये परसेंटेज बहुत छोटा है, इसमें कुछ ऐसा है टर्नओवर के ऊपर 1%, ठीक है, टर्नओवर पे 1%, छोटा सा नॉमिनल अमाउंट, मतलब पूरे साल का अगर 50 लाख का सामान बेचा है तो कितना जीएसटी भरना है, 50,000। अब बोले सर 50,000 जेब से क्यों भरे, देखो क्या होता है, अगर आप जीएसटी के लिए जाते हो, ये स्कीम में नहीं जाते हो, तो नॉर्मली जीएसटी के रिटर्न्स भरने पड़ते हैं एवरी मंथ, हर महीने के अभी 2 रिटर्न भरने पड़ते हैं, पूरे साल के 24 रिटर्न होते हैं, और एक एनुअल रिटर्न होता है 25 हो जाते हैं। लॉ में पहले लिखा था हर महीने के 3 रिटर्न, तो पूरे साल के होते हैं 37, डिस्काउंट काट के 25 पे फाइनल हुआ है। 25 रिटर्न भरने हैं पूरे साल के, कौन भरेगा, सीए भरेगा, तो सीए ये काम फ्री में करेगा क्या, तो सीए पूरे साल का पैकेज बना के बैठे कि एक फाइल के इतने पैसे, इसमें आपके 25 रिटर्न नंबर देंगे, पूरे साल के 12,000, 15,000, 20,000, 50,000, जितना बड़ा काम टर्नओवर के हिसाब से उतने पैसे वो लोग चार्ज करते हैं। तो ये जीएसटी में, नॉर्मल जीएसटी में जाने में आपको एक पंगा ये है कि सीए की फीस देनी पड़ती है अच्छी खासी, इनकम टैक्स रिटर्न अलग है, जीएसटी रिटर्न अलग है। दूसरा, आपका जो अकाउंटेंट है ना वो भी अच्छा होना चाहिए, जिसको जीएसटी की अकाउंटिंग समझ आती हो, नहीं तो जो डेली एंट्रियां मार रहा है ना सिस्टम में, वो सारी गड़बड़ हो गई ना, तो साल के एंड में ढूंढते रह जाओगे क्या करना। तो अकाउंटेंट भी चाहिए पढ़ा लिखा, जिसका डिग्री हो बट उसको काम भी आता हो, डिग्री नहीं हो चलेगा, काम आता हो, समझ आ रही है, तो काम, प्रैक्टिकल काम इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ पे बीकॉम ग्रेजुएट्स की हालत इतनी खराब है, ये लोग अकाउंटिंग में नहीं कर पाते। आप लोग 3 साल बीकॉम करोगे ना, उसमें आपको कॉलेज में अकाउंट्स का ए भी नहीं सिखाएंगे, प्रैक्टिकली कैसे होता है, वो जर्नल एंट्री मार मार के, रट्टा मार मार के एग्जाम दे आते हो तो ठीक है। 3 साल का जो बीकॉम करके निकला ना, उसको बोले भाई एक बार ऑफिस आ जा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये एंट्रियां कर दे खाली, और थोड़ा बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रायल बैलेंस निकाल के दिखा दे। तो बीकॉम ग्रेजुएट होना क्या फायदा जब आपको कॉमर्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, टैली का सॉफ्टवेयर भी यूज करना नहीं आता है, अकाउंटिंग एंट्रीज भी नहीं आती है, तो सिर्फ ऑन पेपर डिग्री लेके घूम रहे हो, बोगस डिग्री है वो, सीधी बात है। आप डिग्री लेके तो घूम रहे हो, लेकिन इन प्रैक्टिस आपको आता कुछ नहीं है। तो कोई आपको काम पे रखेगा तो आपकी डिग्री देखेगा, आपका काम देखेगा, डिग्री देख के आपको बिठाएगा, क्या हो बैठो बात करो, लेकिन जब काम करोगे ना तो निकाल भी देगा कि तुमको आता तो कुछ है नहीं, तुम्हारी डिग्री का अचार डालू, मैं जाओ यहाँ से, जाओ टैली का कोर्स सीख के आओ। फिर 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आप टैली सीख रहे हो, और 3 साल ग्रेजुएशन में जो थियरी सीखी वो भी कैसी सीखी आपको पता है। अब टैली में वो ये तो सिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डेबिट क्या करते हो, क्रेडिट क्या करते हैं। प्रॉब्लम समझ आ रही, फाउंडेशन ही खराब है अपना। तो ये प्रैक्टिकल सिनारियो है। और जब जीएसटी आया ना, उसके बाद बीकॉम वाले अकाउंटेंट्स की इज्जत बढ़ गई थी मार्केट में, कि जिसको प्रैक्टिकल काम आता है वो मुंह मांगे पैसे मांग रहा था। 40-40 हजार रुपये महीने की सैलरी बीकॉम वाला मांग रहा था जीएसटी अकाउंटिंग करने के, और वो जिसके मार्क्स कितने हैं उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको एक्ट मतलब जो ट्रांजेक्शन है ना वो करने आते हैं। उसने बोला मैं एंट्रीज कर दूंगा, मेरे को आता है जीएसटी की जो भी एंट्रीज हो कैसे होंगी, अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग है मेरा प्रैक्टिकली, तो उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अब अकाउंटेंट अच्छा वाला लेके आओगे तो सैलरी अच्छी मांगेगा, तो पूरे साल का एक सैलरी एक्सपेंस भी तो बढ़ गया। तो अब जो बिजनेस पर्सन है यहाँ पे वो पता है वो कॉस्ट और बेनिफिट का एवेल्यूएशन कर रहा है कि अगर मैं इस स्कीम में जाऊंगा तो एक तो रिटर्न कम भरने पड़ेंगे, इसमें साल का एक ही रिटर्न भरना पड़ता है, क्वार्टरली कुछ रहता है, और पूरे साल का 4-5 रिटर्न पूरे साल के होंगे, और उसके सामने नॉर्मली कितने भरने पड़ते हैं, 25। तो सीए की जो फीस है उसमें फर्क पड़ जाएगा, बचत हो जाएगी। और अकाउंटेंट से जीएसटी की अकाउंटिंग करवानी नहीं है, जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करना है, तो अकाउंटिंग का काम भी कम हो जाएगा, तो कम सैलरी वाला अकाउंटेंट भी चल जाएगा, तो पूरे साल का सैलरी एक्सपेंस बचता है, सीए की फीस बचती है। अगर उसके सामने 50 लाख के टर्नओवर पे 50,000 देना पड़े तो शायद सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेंट हर महीने सैलरी लेके जाते हैं, वो महंगी पड़ जाती है। तो ऐसे लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या करूं क्या नहीं। दूसरा पैरामीटर यहाँ पे ये है कि मेरे बिजनेस में इनपुट टैक्स मेरा कितना जाता है वो मुझे देखना है। जैसे मेरा एग्जांपल दो, तो मैं जीएसटी में एनरोल्ड नहीं हूँ, बिकॉज टर्नओवर की लिमिट मेरी जो क्रॉस नहीं हुई है उस हिसाब से, इनलीगली नहीं कि भाई होना चाहिए और मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, वैसी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्या, अगर मुझे जीएसटी नंबर लेना हो तो मैं ये देखूंगा कि आपका 18% जीएसटी का बर्डन बढ़ा दूं, सामने मुझे कितना फायदा होगा। देखो फर्नीचर पे, एसी पे, ये सब पे 1 टाइम जीएसटी गया, पैनल पे 1 टाइम जीएसटी गया, चलो जाने दो। एवरी मंथ रिकरिंग जीएसटी मेरा बहुत नॉमिनल जाता है, प्रिंटिंग पे जाता है, एडवर्टाइजमेंट्स पे जाता है, जो ऐप मैं ये आपको दे रहा हूँ उसके ऊपर जाता है, तो वो थोड़ा बहुत है, बेरेबल है, वो मेरा कॉस्ट है। अब मुझे अगर वो कॉस्ट बचाना हो तो मुझे मेरा बर्डन किस पे डालना पड़ेगा, आप पे। बट आपका 18% कॉस्ट मुझे ही
जस्टिफाइड नहीं लगता कि भाई इतना 18% जीएसटी वरना 10,000 के ऊपर 1,800 रुपए जीएसटी वर्थ नहीं है उतना। अब आपसे वसूल करने के चक्कर में आपका खर्चा अननेसेसरी बढ़ा दूं और मेरा थोड़ा सा एटीसी निकाल लूं, तो ओवरऑल अपना कंबाइंड देखा जाए तो लॉस ही। तो बेटर है कि जब तक लीगली जीएसटी अवॉइडेबल है तब तक मैं आपका बर्डन नहीं बढ़ाऊं। अब मेरा टर्नओवर लिमिट से ऊपर चला गया तो मजबूरी में मुझे जीएसटी आपसे लेना ही पड़ेगा, वो फिर पॉइंट अलग हो जाएगा। पर जब तक वो पॉइंट नहीं आता तब तक तो आपको रिलीफ मिल जाए तो अच्छा ही है ना। तो ये कैलकुलेशन हर बिजनेस पर्सन करता है, स्कीम में जाना है कि स्कीम में नहीं जाना है उसके लिए। बोलो कोई कंफ्यूजन आता है? समझ आए? अब आगे बढ़ते हैं, टेक्निकली इसको देख लेते हैं कि ये जो स्कीम है इसके अंदर एक टर्म यूज होता है एग्रीगेट टर्नओवर। बोला एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 1.5 सीआर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर था तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। काफी इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन के साथ उसको समझेंगे। वैसे ये देखा जाएगा आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ऐसा कुछ एग्जांपल फ्रेम करते चलो। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने अपना बिजनेस शुरू किया, नया बिजनेस, तो ये तो पहला ही साल है ना। पिछले साल कुछ बिजनेस कर रहे थे आप? नहीं। तो पहले साल में अगर देखा जाए कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर इज 0। इसके पहले वाला 22-23 उसमें आपका टर्नओवर 0 था। तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर में आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं? रूल क्या बोलता है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो। आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना है? 0। जा सकते हो ना इस साल स्कीम में, क्या प्रॉब्लम है? 1 लाख 1 करोड़ 50 लाख तो क्रॉस हुआ ही नहीं। तो आपका जो बिजनेस का फर्स्ट ईयर होगा ना, उसमें तो बाय डिफॉल्ट आप स्कीम के लिए एलिजिबल रहोगे ही रहोगे, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर 0 है। बात समझ आ रही? अब इस साल आपने स्कीम ऑप्ट कर ली सपोज, और आपका टर्नओवर हुआ 60 लाख रुपीस, तो क्या आपने इस पे कोई जीएसटी कलेक्ट किया होगा? स्कीम ऑप्ट की है तो जीएसटी कलेक्ट किया होगा? नहीं, नो जीएसटी। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, 24-25। क्या आप इस साल स्कीम के लिए एलिजिबल हो? कैसे पता चलेगा? पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख। कितनी लिमिट है टर्नओवर की? तो 1.5 करोड़ से कम है कि ज्यादा है? तो एलिजिबल हो कि नहीं हो? है ना। 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो चलेगा, यू आर स्मॉल सप्लायर। 1.5 करोड़ से ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है। आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है ना। तो इन दिस सिचुएशन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल हो। ऑप्ट करना ना करना आपकी चॉइस है, सरकार की तरफ से अलाउड है। समझ आए? तो अगर आपने स्कीम ऑप्ट कर ली सपोज, तो इस साल भी आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे। इस साल का आपका टर्नओवर हो गया डबल, 120 लाख, आपने जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ईयर चलते हैं, FY 25-26, फ्यूचर में जा रहे हैं। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं है? क्योंकि अगेन आपका टर्नओवर 150 लाख से कम है। समझ आ गई? आपने स्कीम ऑप्ट कर ली, इस साल आपका टर्नओवर और बढ़ गया और हो गया 175 लाख, 1.75 करोड़। समझ आए? अब साल के बीच में 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया। बात समझ आई? एक पॉइंट तक तो 1.5 करोड़ का सेल हुआ होगा, साल खत्म होने से पहले आपका सेल 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया। अब प्रोविजन ऐसा बोलता है कि इसके 2 पार्ट करो, पहला 150 लाख और ऊपर का 25 लाख। इस 150 लाख पे नो जीएसटी, क्योंकि आपने स्कीम ऑप्ट की थी। लेकिन इस 25 लाख पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। बोले सर पता कैसे चलेगा? भाई सेल बिल से मालूम पड़ जाता है, सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग होती है ना। रोज सुबह जाओ, सॉफ्टवेयर खोलो, आज ईयर टू डेट पूरे साल में अभी तक कितना सामान बेचा है वो तो सिस्टम में दिख जाएगा। जिस इनवॉइस में आपका सेल 1.5 करोड़ से ऊपर चला जाए, वहां पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना शुरू कर देना पड़ेगा। बिकॉज ये स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका सेल 1.5 करोड़ रुपए तक है पूरे साल में, उससे ऊपर जाता ही ना जीएसटी आ जाएगा। यहाँ तक स्कीम समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? अब अगले साल चलते हैं, नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 26-27। क्या आप स्कीम के लिए एलिजिबल हो? नहीं, क्योंकि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 150 लाख से ऊपर चला गया, दैट इज 175। बात समझ आ रही? तो आप स्कीम के लिए इस साल एलिजिबल नहीं हो। इस साल पहले ही इनवॉइस से जीएसटी कलेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि इस साल का आपका जो टर्नओवर है ना वो हो गया 90 लाख, सेल ड्रॉप हो गई, आधी हो गई, तो ये 90 लाख पे आपने जीएसटी कलेक्ट किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। फर्स्ट इनवॉइस से कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, याद है? स्कीम एलिजिबल ही नहीं थे। एलिजिबल नहीं थे मतलब पहले ही बिल से इनवॉइस पे जीएसटी लगाना ही लगाना है। आपको थोड़ी पता है साल के एंड तक कितना सेल होगा।
और आपको ये पता थी कि मैं स्कीम में एलिजिबल नहीं हूँ, क्यों एलिजिबल नहीं हूँ? पिछले साल क्या हुआ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि आप स्कीम में एलिजिबल नहीं थे, आपने तो पहले ही इनवॉइस से जीएसटी कलेक्ट करना बिना सोचे शुरू कर ही दिया था। अब साल के एंड में नंबर कहा जाता है, क्या फर्क पड़ता है? ये 90 है तो भी जीएसटी लगेगा, 190 है तो भी लगेगा, 290 है तो भी लगेगा, कलेक्ट करना ही पड़ेगा। पहले ही बिल से आपका जीएसटी कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। बात समझ आ रही है? अब देखो ये 90 लाख था ना, उसको ही रखते हैं। आपने 90 लाख पे जीएसटी कलेक्ट किया, बात समझ हो गई। अब अगले साल चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 27-28। इस साल आप स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं है? डेफिनेटली, बिकॉज ये जो नंबर है ना, ये दिस इज लेस देन 1.5 CR, तो यू आर एलिजिबल। भले आपने इस पे जीएसटी कलेक्ट किया था, वो पैरामीटर थोड़ी है, टर्नओवर कितना हुआ था वो पैरामीटर है, ठीक है। तो ये 90 लाख होने की वजह से आप इस साल स्कीम में एलिजिबल हो। अगेन अप टू 150 लाख आप जितना भी सेल करोगे ना, उस पर नो जीएसटी, सेम चेंज चलता रहेगा। बात समझ आ रही है? तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये किस पे डिपेंड करता है? प्रीवियस ईयर के टर्नओवर पे, कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसी से मतलब कुछ सम आएगा तो उसमें यही कंसेप्ट यूज होगा, इसमें सारे ऑप्शंस कवर हो गए। कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर? ये आपको नोट कर लेना चाहिए, एक बार काम आएगा, देख लो। लास्ट में स्कैन करके सेव कर लेंगे अपन, बट एक बार लिख लो, लिखा हुआ थोड़ा याद रहता है, कुछ नहीं। एग्जैक्ट देखो सेक्शन में क्या लिखा है, एक्सीडिंग बोला है, नॉट मोर देन बोला है, नॉट लेस देन बोला है, लैंग्वेज क्या बोल रही है? डज नॉट एक्सीड बोला है ना, या डिड नॉट एक्सीड बोला है ना। तो अप टू एग्जैक्ट 150 हुआ तो चलेगा, एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 150 तक चलेगा। तो एग्जैक्ट 1.5 CR है ना, तो भी चलेगा। अब 1 रुपया ऊपर कमा लिया तो प्रॉब्लम, फिर स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो कोई शगुन का आपको लिफाफा दे जाए, पेमेंट 1 लाख हुआ, बोले सर 1 लाख 1 रुपया, भाई तो 1 रुपया वापस ले जाए, ये बाद में ना पूरा जीएसटी लगवा देगा। बोलो, लिख लिया पूरा? कुछ नहीं समझ आया पूछना। क्लियर? समझ आ रहा है? ओके। चलिए बाकी पॉइंट्स ऐड करते हैं इसमें। ये जो 1.5 CR वाला मैंने आपको पॉइंट बताया, उसमें जो मैं टर्नओवर वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। थोड़ा धीरे धीरे उन चीज़ों पे जाऊंगा, अभी जैसे जैसे आप डाइजेस्ट कर पाओ ना वैसे आगे बढ़ेंगे। तो 1.5 CR में आपको टर्म दिखा भी होगा, देखो 150 लाख लिखा है ना, उसके ऊपर ये टर्म है, और वो पूरा सेंटेंस है, उसको उन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9। मतलब ये बोल रहा है कि भाई
हम लोग और किसी की नहीं सुनते, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। बट सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 और 4 कुछ बोलेगा तो हम सुन लेंगे। और वो सेक्शन था क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो बस उसकी बात सुनता है ये, बाकी किसी की नहीं सुनता है, तो उसको अपने अलग से डिस्कस करेंगे। और रजिस्टर्ड पर्सन जिसने जीएसटी नंबर ले रखा है, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 150 लाख रुपीस। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6। नीचे आपको बॉक्स में दे रखी है, देखो ग्रे वाले बॉक्स में मिली, एरो बना के रिलेट कर सकते हो उसको, एग्रीगेट टर्नओवर, उस पर बात करेंगे अलग से, वो पूरा एक टॉपिक है। तो यहाँ पे जो 150 लाख रुपीज है ना, वो एग्रीगेट टर्नओवर है, और वो कैसे गिनते हैं वो समझाऊंगा, अभी उस पर नहीं जाते। बाकी चीजें अपन ने पढ़ी। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जिसमें 150 लाख की लिमिट को इन्होंने हाफ कर दिया, 75 लैक्स, उस पर बात कर लेते हैं। स्टेट्स के नाम दे रखे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। मिले, ये सारे स्टेट्स है ना, इनमें इन्होंने लिमिट कितनी कर दी, 75 लाख। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि इन स्टेट्स में अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और इन स्टेट्स में रह के आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप पे लिमिट 75 लाख हो गई। मतलब उससे ऊपर जाते ही आप स्कीम से बाहर हो गए। जैसे यहाँ पे बोला 1.5 करोड़ से ऊपर गए तो स्कीम से बाहर हो गए, यहाँ पे बोला 75 लाख से ऊपर जाते ही स्कीम से बाहर हो गए, तो लिमिट कम कर दी ना, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना आपको। अब रीजन समझो स्टेट्स कौन से है, पहले वो भी देखो। ये जो स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे अपने नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं। अच्छा, थोड़ी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। इधर कहाँ फंसा दिया, स्कूल में मैप लेके जाते थे ना, कौन सा स्टेट कहाँ पे बताओ, नाम लिखो, घूम जाते थे अपने। कर्नाटक, केरला किधर है, तमिलनाडु किधर है, ऑपोजिट हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा समझ नहीं आता था, सब ऊपर नीचे ही है, सब मिक्स हो जाता है। अब इसमें ना एक वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, उसमें एक वो 7 स्टेट्स का ग्रुप बोला जाता था, 7 सिस्टरली स्टेट्स, मतलब ब्रदरली भी तो हो सकते हैं, सिस्टरली कैसे डिसाइड किया, ठीक है, 7 सिस्टरली स्टेट्स। तो उसमें देखो, उसमें से कुछ स्टेट्स के नाम है यहाँ पे, तो वो 7 के 7 यहाँ कवर हो रहे हैं क्या, मेरा क्वेश्चन वो है। कौन से हैं, कौन से 7 में कौन से आते हैं? सिक्किम आता है कि नहीं आता है? आता है, अच्छा। और उत्तराखंड, तो 7 में से कौन से कवर्ड है वो बता दो। चलो, सवाल तो वही है, घुमा के पूछ रहा हूँ। मिजोरम है, पहले तो ये सारे स्टेट से वो भी ध्यान रखना, आधे लोग लगता है गाँव है। मेघालय, मिजोरम पूरे शहर है ना, गाँव है ना, अरे गाँव नहीं, पूरा स्टेट है भाई। टेरिटरी का एरिया कम होगा लेकिन डिक्लेयर तो पूरा स्टेट है ना। अभी रिसेंटली मेघालय में, मिजोरम में कहीं पे पहली ट्रेन स्टार्ट की, अभी 2-3 दिन पहले फर्स्ट रेलवे नेटवर्क, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नहीं है, आधी जगहों पे मतलब ट्रेन पहुंचती ही नहीं है। तो ये शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान में मिजोरम था, मिजोरम या मेघालय, दो में से एक जगह है। अभी ट्रेन स्टार्ट हुई वहाँ पे, फर्स्ट टाइम इतने साल में रेलवे पहुंचा है वहाँ पे। सोचो देश कितनी जल्दी प्रगति कर रहा है ना। हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ था, सिक्किम भी है क्या? देखा चैट जीपीटी क्या बोल रहा है? उत्तराखंड की जगह और सिक्किम, सिक्किम है, सिक्किम नहीं है, तो 8 हो जाएंगे फिर तो, सिस्टर्स बढ़ गई। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और आसाम। तो फिर आप सिक्किम गिनोगे तो 8 हो जाएंगे। सिक्किम आएगा कि नहीं आएगा? आपने सबसे पहले सिक्किम ही बोला, सिक्किम नहीं आएगा। सिक्किम और उत्तराखंड जो है ना, ये दो वो 7 ग्रुप में नहीं आते, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स बोलते हैं ना, उसमें आसाम आता है। वो तो ज्योग्राफी की बात होगी इन जनरल, तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, बट आपका जनरल नॉलेज खाली जनरली ऐसे चेक कर रहे थे क्या? ठीक है, सब करंट अफेयर्स के टॉपर्स। चलो, नहीं जैसे कैसे तो निकला है। हाँ, तो सिक्किम जो है वो इसका ग्रुप का पार्ट नहीं है, बट वो अलग बात है। अपन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 8 स्टेट्स जो है ना, इनमें 75 लाख की लिमिट है। बट इनमें से नॉर्थ ईस्ट वाले वो 6 स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है, सिक्किम और उत्तराखंड जो है वो अलग से इंक्लूडेड है, ऐसे 8 हो गए। तो आसाम में जो लिमिट है वो 150 लाख की। ये जो स्टेट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वो जीडीपी वाइज, पर कैपिटा इनकम वाइज बहुत लोअर नंबर है इनका, बिकॉज इन स्टेट्स में कमाई के सोर्सेज ही नहीं है। 2 ही सोर्स है, एक वो टी कॉफी प्लांटेशन और दूसरा है टूरिज्म। तीसरा कोई बिजनेस इनके पास मेजरली नहीं है जिसके लिए स्टेट जाने जाते हो। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों की इनकम बहुत लो है, एंड इट डिपेंड्स ऑन ओनली 1 or 2 सोर्सेज, दैट इज वेरी नॉमिनल वैसा है। तो उनको पता है कि वहाँ पे जो डेटा है ना, वो ये शो करता है कि 1.5 करोड़ का नंबर बहुत ज्यादा है उनके लिए। मतलब 1.5 CR तो ज्यादा से ज्यादा लिमिट होगी, इतनी लिमिट दोगे तो सारे इसमें कवर हो जाएंगे।
तो उन्होंने लिमिट क्या कर दी, कम कर दी 75 लाख नंबर के बेसिस पे, कि इस स्टेट में 75 लाख की लिमिट भी बहुत है। उससे ऊपर जाएगा तो भाई फिर वो बड़ा आदमी है वहां पे, उससे फिर पूरा जीएसटी वसूल करो, उसको इस स्कीम का बेनिफिट मत दो, वैसा है। तो उस इंटेंशन से ऐसे नंबर्स रखे हुए और कुछ भी नहीं है। चलो, तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि कौन कौन सी स्टेट में क्या लिमिट है। ठीक है, अभी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे बाद में जाते हैं, मैं अभी थोड़ा उस पर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज टेक्निकल नहीं करना है, थोड़ा लिमिट में रखते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट, हमने एक बात यहाँ पे देखी कि आपको जेब से जीएसटी भरना पड़ेगा, है ना। उस पॉइंट पे थोड़ा आपको रेट्स बता देता हूँ, मैं लिखा भी था 1% वाला, नेक्स्ट पेज पे वो टेबल है उसमें लिखा हुआ है। सिंपल चीजें बता रहा हूँ, टेक्निकल पे आज नहीं जाएंगे, थोड़ा कल कंप्लीट कराऊंगा, ये एक सेशन में कंप्लीट नहीं होता, टॉपिक भारी पड़ जाएगा। जो टेबल आपको दिख रहा है वो देखो, उसमें 3 कैटेगरी है, ध्यान से समझना। मैन्युफैक्चरर्स, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और अदर सप्लायर्स, मतलब ट्रेडर्स। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप हो और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो आपको अपनी पॉकेट से 1% जीएसटी भरना है, आपके टर्नओवर का 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, टोटल कितना हो गया 1%, ठीक है, नॉमिनल है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप थर्ड पॉइंट में कवर हो जाओगे, उनके लिए भी सेम रेट है 1%, नथिंग न्यू। लेकिन जो सेकंड पॉइंट दे रखा है बीच में, उसमें बात हो रही है सर्विस प्रोवाइडर की, बट सर्विस प्रोवाइडर में सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर रेस्टोरेंट, बाकी कोई नहीं। अब जैसे मैं भी सर्विस प्रोवाइडर हूँ बट मैं इस एंट्री में कवर्ड नहीं, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर ही कवर्ड है, उनके लिए रेट कितना है 5%, 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5%। अच्छा, अब रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हो तो रेस्टोरेंट पे जीएसटी नॉर्मली भी 5% ही है, तो अगर वो रेस्टोरेंट वाला कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर्ड नहीं है तो बिल में आपसे जीएसटी जोड़ के लेता है 2.5 जो आप पे करते हो। लेकिन अगर रेस्टोरेंट वाला कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर्ड है तो वो आपसे जीएसटी अलग से नहीं चार्ज करता है, बहुत कोई छोटे रेस्टोरेंट वाले नहीं भी चार्ज करते, तो वो इस एंट्री का यूज कर लेते हैं, तो 5% अपनी जेब से भरते हैं। तो रेस्टोरेंट ओनर की चॉइस है, उसको क्या करना है, 5% कस्टमर से लेना है या अगर वो स्कीम में एलिजिबल हो तो अपनी जेब से भरे, वो उसकी चॉइस है, वैसा है। बट रेट दोनों में इफेक्टिवली 5% ही है। अब ये जो टॉपिक आ गया यहाँ पे, ये अपन ने देख लिया, दिस इज द ओरिजिनल ड्राफ्ट। जब सेक्शन 10 पास हुआ था 2017 में, तो ये 3 एंट्रीज ही थी जिनको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ किया। अब इसके बाद 2 प्रॉब्लम आई जिसका सॉल्यूशन भी आगे है, इसलिए वो स्टोरी बता रहा हूँ। एक प्रॉब्लम आई उन लोगों को जो ट्रेडर्स हैं लेकिन साथ में आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर पे किचन अप्लायंसेस है, प्रेशर कुकर है सपोज। अब प्रेशर कुकर है ना, वो मेंटेनेंस वाली चीज है, कुछ टाइम के बाद उसमें मेंटेनेंस आता है, कभी सीटी नहीं बजती है ना, दाल चढ़ाते हैं सारा पानी फैल जाता है बाहर, मतलब सीटी तो बजी नहीं, पानी सारा बाहर आ गया। अब जो किचन साफ करना पड़ता है ना, मम्मी को गुस्सा चढ़ रहा होता है, बोले क्या मुसीबत है, तो कभी देखा होगा आपने ऐसा होता है, तो सीटी नहीं बज रही उसकी, फिर उसके अंदर ना वो रबर की ट्यूब आती है ढक्कन के अंदर, वो लूज हो जाती है, उस वजह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये पॉइंट है। तीसरा ना, वो हीट अप हो गया ना, उसका जो हैंडल होता है ना, उसके स्क्रू ढीले हो जाते हैं, तो बार बार उसमें ना टाइट करना पड़ता है, नहीं तो फिर स्क्रू कहीं गिर गया तो वो खराब हो गया, फिर उसको ठीक कराने जाओ। तो ये सारे अप्लायंसेज में ना रिपेयरिंग मेंटेनेंस का प्रॉब्लम कुछ टाइम में आता रहता है। अब आपने जिस दुकान से प्रेशर कुकर खरीदा, बाद में प्रेशर कुकर में प्रॉब्लम आया, तो ठीक कराने कहाँ जाओगे, उसी दुकान पे। बोलेगा सर मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं तो प्रेशर कुकर बेचता हूँ, आपको ठीक कराना है तो मैं सर्विस सेंटर का नंबर देता हूँ, वहां पे जाओ, चलेगा बिजनेस। देखो खरीदने कौन जा रहा है वो भी समझो, प्रेशर कुकर खरीदने मेजोरिटी हाउसवाइफ्स या लेडीज जा रही है ना, बार्गेनिंग पावर में एक्सपर्ट। आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो बात पे अग्री कर जाएगी कि ठीक है भैया हम सर्विस सेंटर पे जाकर ठीक करा देंगे, वो उसके सिर पे मार के जाएगी तू ठीक करके दे। बोले नहीं नहीं मेरे को आता ही नहीं, बोले आता नहीं सीख ले, ठीक करके दे, सामान बेच रहा है ठीक कहीं और कराने जाएंगे ऐसे कैसे होगा, दूसरी बार इसकी दुकान से कुछ लेना ही नहीं है, समझ आ रहा है, वो धंधा ही नहीं चलेगा। तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो आप तो आफ्टर सेल सर्विस नेसेसरी है और वो बिजनेस का एक पार्ट है। बट आफ्टर सेल सर्विस में 2 ऑप्शन है, या तो फ्री में रिपेयर करके दो, तो ऐसा होता नहीं यूजुअली, देखना ऐसी दुकानें होती है ना, उसमें ना एक कोने में छोटा सा टेबल देके एक रिपेयरिंग वाला बिठा रखा होता है, तो वो भेज दे ये भैया को दे दो ठीक कर देंगे, होता है ऐसा। फिर आप उसको जाके दे रहे हो तो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, ज्यादा वो भी नहीं मांग सकता, क्योंकि फिर कस्टमर कौन है वो आपको पता ही, ठीक है, ज्यादा पैसे मांगेगा तो और गालियां पड़ेंगी, बोले अभी तो लेके गए थे खराब हो गया इसमें आप पैसे मांग रहे हो। अरे भाई जो रॉ मटेरियल डाला उसका वो ट्यूब डाली रबर की, तो पैसा तो लेगा वो, 10-20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए ले लेगा, जो भी खर्चा हुआ उतना, तो नॉमिनल चार्जेस उसको लेने पड़ेंगे, फ्री में तो कितना करके देगा, वारंटी में हो और कंपनी से मिल रहा है तो बात अलग है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है आफ्टर सेल सर्विस वाले पॉइंट में। एंट्री में लिखा है प्योरली ट्रेडर्स, सामान बेचने वाला, बट आप क्या कर रहे हो, बेचने के साथ रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हो और उसका पैसा भी चार्ज कर रहे हो। नाउ इट इज अ कंबाइंड सप्लाई, मतलब आप सिर्फ ट्रेडर नहीं हो, यू आर ट्रेडर प्लस यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, तो टेक्निकली आप इस एंट्री में कवर ही नहीं होते। तो जो छोटा दुकानदार है जिसका सेल 1.5 करोड़ से कम है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता है,
बट जस्ट बिकॉज वो प्रेशर कुकर रिपेयर करके देता है 50 रुपए में, उस वजह से वो इस एंट्री से बाहर हो गया। बात समझ आई? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया सेक्शन अप्लाई होने के बाद। इसकी कंप्लेंट जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन्होंने गवर्नमेंट को की कि यार हम तो बाहर ही हो गए फेस से, तो ये सेक्शन काम किसके आ रहा है फिर, तो हमें इसमें इंक्लूड करो। बोले चलो इसका कोई सॉल्यूशन करते हैं। ये एक प्रॉब्लम आई। दूसरी प्रॉब्लम आई बाकी के सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो रेस्टोरेंट के अलावा बाकी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मैं हूँ। तो भाई मैं कवर हो ही नहीं रहा कॉम्पोजिशन स्कीम में, अब मेरा टर्नओवर भी इतना सारा नहीं है, 1.5 करोड़ से कम है। अब मुझे इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो मैं क्या करूँ? तो सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को प्रिविलेज दिया तो बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या बिगाड़ा? तो ये दो जेन्युइन कंसर्न उनके पास गए, दोनों का उन्होंने सॉल्यूशन किया। पहले अपन वो प्रेशर कुकर वाले का देख लेते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन किया। उनको ऐसा बोला कि चलो आपका प्रॉब्लम क्या है, मेन तो आपका सेल है, लेकिन उसके साथ जो आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ा बहुत सर्विस पोर्शन है वही प्रॉब्लम है ना। हम एक काम करते हैं, एक लिमिट तक अलाउ कर देते हैं कि अगर कोई ट्रेडर आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है तो पूरे साल का 5 लाख रुपए तक का उसका रेवेन्यू, अगर वो आफ्टर सेल सर्विस से आया है, वो 50-50 रुपए में प्रेशर कुकर कवर रिपेयर कर करके 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए पूरे साल के, तो चलेगा। या फिर अगर परसेंटेज में बात करें तो आपके टोटल रेवेन्यू का जो पोर्शन सर्विस से आ रहा है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझे? तो मेन तो प्रेशर कुकर बेचने का काम है ना, रिपेयरिंग का तो काम है नहीं। तो बेच के पैसा ज्यादा आना चाहिए, रिपेयरिंग से कम आना चाहिए। तो 90% ऑफ योर रेवेन्यू मस्ट बी फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड अप टू 10% कैन बी फ्रॉम आफ्टर सेल सर्विसेज। और अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, ऐसी लिमिट है। और ये बात लिखी हुई है, आपको नोट करनी है तो खाली आप टिक कर लो। इसके पहले वाले पेज पे देखना, पेज 39 पे वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन थी ना, उसके नीचे वाला पॉइंट देखो, मिला? वो पॉइंट पढ़ लो, लैंग्वेज देख लो, खाली मीनिंग तो मैंने बता ही दिया। बोलो, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम भी इन्होंने सॉल्व की, उसके लिए नया सबसेक्शन ऐड किया, दैट इज 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए। ये भी बुक में है आगे। ये आपको मिलेगा पेज 47 पे। बोलो, मिला? 10(2)(a) लिखा है। ऐड कब से हुआ? 2019। एक्ट आया 2017 में, जुलाई में। तो 1.5-2 साल में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और उसमें पॉइंट ऐड किया। नाउ दिस इज सेम डिट्टो कॉपी स्कीम जो अपन ने अभी डिस्कस की। दिस इज ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। बोले सर क्यों ऐसा? रेस्टोरेंट वाले तो उसमें ऑलरेडी कवर्ड ही थे ना, उनको इस सेक्शन की क्या जरूरत है? तो रेस्टोरेंट के अलावा बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर है, अब मैं इस स्कीम का फायदा ले सकता हूँ। स्कीम कैसे काम करती समझो। अपन ने पीछे भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या देखी, कितना टर्नओवर होगा तो इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल रहोगे, और कितने टर्नओवर पे स्कीम से बाहर हो जाओगे। 1.5 CR, ठीक है, 150 lakhs। यहाँ पे मेरे लिए वो लिमिट है 50 lakhs, 50 लाख। तो अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है तो मैं इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता हूँ। अब जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है ना, वो कितनी है पता है? 20 लाख रुपए सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए से नीचे है पूरे साल का, जो कलेक्शन में आपसे कर रहा हूँ, तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर चला गया तो जीएसटी नंबर कंपलसरी है। अब अगर मेरा रेवेन्यू 20 से 50 लाख के बीच में है तो मैं इस सेक्शन में कवर हो सकता हूँ। तो मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाता हूँ, बट 20 लाख से ज्यादा कमाता हूँ, तो रजिस्टर्ड पर्सन तो हूँ जीएसटी में, बट स्कीम का बेनिफिट चाहिए तो ले सकता हूँ। तो पता है क्या होगा? आप पे जो 18% का बर्डन आ रहा था ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि मैं सपोज मेरा 40 लाख रुपए का पूरे साल का टर्नओवर है और मैंने स्कीम ऑप्ट कर ली, तो मुझे आपसे जीएसटी कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, आईटीसी मुझे मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं, मेरे काम में इतना आईटीसी जाता भी नहीं है, बट मुझे मेरी पॉकेट से कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे वो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर 1% पे कर रहा था, रेस्टोरेंट वाला 5% पे कर रहा था, मेरे लिए यहाँ पे रेट है 6%, 3+3, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। मुझे अपनी पॉकेट से 6% पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका 18% बच जाएगा। तो नेट देखा जाए तो फायदा ही है। समझ आ रहा है? 18% स्टूडेंट से वसूल करने से बेटर है मैं 6% अपनी पॉकेट से भर दूं, 12% तो नेट फायदा ही हो रहा है। समझ आ गई? क्लियर हुआ? अब थोड़ी फीस में इंक्रीज कर दूं तो शायद वो मेरा कॉस्ट पे कवर अप हो जाए, बट उसमें भी आपका नुकसान नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दूं कि फीस के ऊपर 18% भरना है या मैं 5%, 4% फीस बढ़ा दूं तो चलेगा। आपके लिए क्या फेवरेबल है? फीस बढ़ा दूं
या ओरिजिनल फीस पे 18% चार्ज करूँ? मैं बोल रहा हूँ कि 3%, 5% फीस बढ़ा देता हूँ, या दूसरा ऑप्शन है कि सेम फीस रखते हैं प्लस 18% जीएसटी लगेगा। क्या चूज करोगे? 5% फीस बढ़ा तो सस्ता पड़ेगा, 18% जीएसटी लगाओगे तो महंगा पड़ेगा। अब 10,000 की फीस 10,500 हो जाए और 10,000 की फीस विद जीएसटी 11,800 हो जाए, क्या बेटर है? समझ आ गया? वही 500 में से मैं भर दूंगा आगे जीएसटी, 600 रुपये भरना था, 100 रुपये अपनी जेब से डाल दूंगा। समझ आ रहा है? उसमें ना आपका नुकसान है ना मेरा, लेकिन 18% आपको देना पड़ा तो मेरा तो कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन आपका पूरा 1800 रुपये का लॉस है। समझ आ रहा है? तो मैं 50 लाख रुपीज तक के रेवेन्यू पे ये सेक्शन का फायदा ले सकता हूँ। बट अब मेरा रेवेन्यू 50 लाख से ऊपर चला गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, फिर आपसे 18% मुझे चार्ज करना ही पड़ेगा। तो 20 to 50 लाख के बीच में जो सर्विस प्रोवाइडर खेल रहे हैं रेवेन्यू में, उनके लिए स्कीम एलिजिबल है। कस्टमर से कोई जीएसटी मत लो, आईटीसी भूल जाओ, अपनी जेब से 6% भर देना चुपचाप, पूरे साल का जितना भी टर्नओवर है। तो 40 लाख कमाए तो 40 लाख का 6% उतना भर दिया, काम खत्म हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट? तो दिस इज 10(2)(a). तो अगर आपको बेसिक सेक्शन समझ आ गया तो इस सेक्शन में कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं, स्टोरी लाइन सेम है। तो अगर शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ गया तो आराम से आप कंपैरिजन में याद रख सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। अच्छा, मैं जितनी बार अभी ये रेट्स बोले ना आपको, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, रेस्टोरेंट, मैंने सब में बोला सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इसका एक और मतलब है, क्योंकि सेक्शन में लिखा है दिस स्कीम इज ओनली अवेलेबल टू दोज सप्लायर्स हु आर प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज विद इन द स्टेट। छोटा सप्लायर लोकल सप्लायर ही होगा। फिर आप छोटा बिजनेस करते हो लेकिन पैन इंडिया चलता है, पूरे इंडिया में बिजनेस करते हो और सेल 1 करोड़ का भी नहीं है, ये कैसा बिजनेस है? जो पूरे इंडिया में सामान बेच रहा है वो 1 करोड़ का सामान तो बेच ही रहा होगा ना, 1.5 करोड़ का। तो 1.5 CR से नीचे है लेकिन 10 स्टेट में बिजनेस चल रहा है, ऐसा कौन सा बिजनेस है? समझ आ रही? तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो ये स्कीम किनके लिए है? इंट्रा स्टेट सप्लायर ओनली। ये पॉइंट ऐड हो गया इसमें, क्योंकि बार बार आ रहा है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये बात लिखी हुई है सेक्शन में, आपको मिल जाएगी, बट मैं सिर्फ कनेक्ट करते करते स्टोरी बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी में मिलेगी, दिस इज पेज नंबर 41। थोड़ा घुमा रहा हूँ आपको पॉइंट्स में, लेकिन लाइन टू लाइन जाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। हाँ लिखा होगा, वहां पे भी होगा, 41 पे है, दोनों जगह लिखा होगा, सेम ही बात हो रही है ना। 10 सबसेक्शन 2 मिला क्या आपको? पेज 41 पे देखो ना, मिला? उसमें बात लिखी है। सी पॉइंट में लिखा है नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। जो कितना स्पेसिफिक लिखा है, आउटवर्ड सप्लाई। अगर आप रॉ मटेरियल दूसरे स्टेट से खरीद रहे हो तो चलेगा। आप मैन्युफैक्चरर हो, सूरत में आपकी फैक्ट्री है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है ना वो राजस्थान से आता है। बात समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हो और बेचते गुजरात में ही हो, गुजरात के बाहर आप कुछ भी सेल नहीं करते। क्या हुआ? $41. 41। हाँ मिली लोकेशन। चलो हाँ, आप रॉ मटेरियल राजस्थान से खरीद रहे हो, फैक्ट्री आपकी सूरत में है, मैन्युफैक्चरिंग करके जो फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो वो गुजरात में बेचते हो, तो क्या आप इस कंडीशन में एलिजिबल हो या नहीं? इनवर्ड सप्लाई राजस्थान से आ रहा है, लेकिन आउटवर्ड सेल विद इन द स्टेट ही होता है, चलेगा। अब यार जो चीज राजस्थान से ही प्रोक्योर हो सकती है उसको सूरत से कहाँ से खरीदे? समझ आ रहा है? रॉ मटेरियल ऐसा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अब वो चीज यहाँ पे ग्रो ही नहीं होती, तो पूरा देश वहीं से खरीद रहा है, ऐसे समझ लो। तो आप इनवर्ड सप्लाई कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन सेल आउट ऑफ स्टेट नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल आने तो राजस्थान से आने दो या तमिलनाडु से आने, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फिनिश गुड्स बनाते हो आप, सूरत में आपका फैक्ट्री है तो बेचते गुजरात में ही, तो आप स्कीम के लिए एलिजिबल रहोगे। इसलिए स्पेसिफिक लिखा है जो आपने सी पॉइंट बोला, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। इनवर्ड सप्लाई के लिए ना नहीं बोलिए, खरीदी कहीं से भी कर सकते हो, बेचना अपने स्टेट में ही है अगर इस स्कीम में रहना है तो। समझ आए? तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है। अब यहाँ तक जितना बताया उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। क्लियर हुआ? तो अभी आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाकी रिमेनिंग कंडीशन जो थियरी के साथ है वो कल कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करके आना कि आपके माइंड में ये सब चीजें रहे जो आज बताई, तो मजा आएगा। कैलकुलेशन भी देखनी पड़ेगी इसमें से। अभी तो है टॉपिक में काफी सारे पॉइंट्स हैं, आराम से कल पैकअप करेंगे। ये अगर कुछ लिखा हुआ चाहिए तो आप स्कैन कर सकते हो इसमें से, लिख लिया है तो ठीक है।